नमस्कार दोस्तों, 1 जुलाई 2020 के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। जो सबसे पहला आर्टिकल मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ये है आपके सामने, इन एंडिंग स्टैंड ऑफ मैग्नानिमिटी मस्ट प्रिवेल। यहाँ पे ऑथर देखिए कुछ सुपरफिशियल सी बातें कर रहे हैं। यहाँ पे जो ऑथर के व्यू पॉइंट्स वो थोड़े मुझे समझ में नहीं आए। जो ऑथर के व्यू पॉइंट्स जो वो ये कहना चाह रहे हैं वो इंडिया ऑलरेडी इतने दिनों से कर रहा है। और इनके जो व्यू पॉइंट्स हैं यहाँ पे दोस्तों, आप देखिए कि अभी के लिए जो स्टेटस को था पैंगोंग सो पे वो अब चेंज हो चुका है। जो इलाका था फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच का, उस पे चाइना कब्जा कर चुका है। तो जब चाइना का इतना बेलिजरेंस चल रहा हो उस समय पे ऑथर यहाँ पे कह रहा है कि चाइना के साथ मैग्निमिटी दिखाइए, उनके साथ दोस्ती करिए और ये सब तरीके की बातें हो रही हैं। इसके लिए हिस्टोरिकल फैक्ट्स को कोट किया गया, तो उतना तो समझ में नहीं आया मेरे को ये आर्टिकल, बट हाँ इसको मैं थोड़ा बहुत आपके साथ डिस्कस जरूर करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका पीसीआर टेस्टिंग। देखिए दो तरीके की टेस्टिंग होती है दोस्तों, एक तो होती है पीसीआर टेस्टिंग, एक होती है सेरोलॉजिकल टेस्टिंग कोविड-19 में। पीसीआर टेस्टिंग में आपके थ्रोट और नसल स्वैप्स लिए जाते हैं और एंटीबॉडी टेस्टिंग में आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है। तो पीसीआर टेस्टिंग में क्या प्रॉब्लम है, इसकी वजह से रिसेंटली क्या दिक्कतें आई हैं, इसके बारे में इस आर्टिकल में बात की गई, इसे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है स्टेट्स होल्ड द की। अब देखिए अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है, ठीक है, लॉकडाउन खत्म हो रहा है। कंटेनमेंट जोन में हालत थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है, बट कंटेनमेंट जोन के बाहर तो लोग फ्रीली मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि स्टेट्स का क्या रोल हो जाता है इस सिचुएशन में कि भैया अब लॉकडाउन खुल रहा है तो केसेस बहुत तेजी से जंप ना करें, इसमें स्टेट्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे मदद कर सकती है। नेक्स्ट, कंट्रोल नॉट डिलीट। सरकार कुछ करे सरकार कुछ ना करे उसको क्रिटिसाइज किया ही जाएगा। यहाँ पे सरकार को फिर से क्रिटिसाइज किया जा रहा है। इस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि 59 एप्स को, चाइनीज एप्स को जो सरकार ने ब्लॉक किया है, वो इसलिए नहीं ब्लॉक किया है कि जो डाटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी हार्म हो रही है, वो इसलिए ब्लॉक किया गया है कि चाइना को जवाब दी जाने की कोशिश की जा रही है स्टैंड ऑफ को लेके। बट इससे कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा कुछ यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिर एक आर्टिकल है यूटिलाइज मनरेगा टू द फुलेस्ट कैपेसिटी। ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट जो आता है, इसको लिखा बृंदा करत जी ने। ये सीपीआई की मेंबर है, फॉर्मर राज्यसभा एमपी है। इनका क्या बोलना है कि देखिए मनरेगा बहुत जरूरी है और मनरेगा की जो इंपॉर्टेंस है वो अभी कोविड-19 की क्राइसिस में हमें देखने को मिल गई है। तो मनरेगा की इंपॉर्टेंस को उन्होंने बताया। साथ साथ उन्होंने बताया कि जो सरकार नई स्कीम लेके आई है, गरीब कल्याण योजना अभियान, जिस गरीब कल्याण रोजगार अभियान, तो ये जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान है इसको लाने की जरूरत क्या थी। इसके अंदर जो काम था मनरेगा के अंदर भी वही काम था, तो दोनों को अलग अलग स्कीम्स करने की जरूरत क्या थी। और क्या गरीब कल्याण रोजगार अभियान से आप मनरेगा की इंपॉर्टेंस को कम कर रहे हो, और अगर आप सच में इसकी इंपॉर्टेंस को कम कर रहे हो तो आगे काफी प्रॉब्लम होने वाली है, ये बोल रही है यहाँ पे बृंदा करत जी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मेकिंग ट्रेड मोर डिजिटाइज्ड। तो भाई यहाँ पे बात की गई है कि चूंकि फिजिकल डिस्टेंसिंग का जमाना चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का जमाना चल रहा है, तो अभी के लिए पोर्ट इकोसिस्टम में, खासकर कस्टम्स के इकोसिस्टम में आपका फिजिकल टच को कम करना है, मैनुअल इन्वॉल्वमेंट को कम करना है। तो इसके लिए उन सारे प्रीवियस आप कह सकते हैं स्कीम्स को डिस्कस किया है जो सरकार ने पहले ली है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे नजर आ रहा है डायरेक्ट पोर्ट एंट्री, डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन स्कीम, सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रेड, ई संचित, ई संचित मतलब ई स्टोरेज एंड कंप्यूटराइज्ड हैंडलिंग ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स डॉक्यूमेंट्स। इसको लाए हुए काफी समय हो गया सरकार को, अप्रैल 2017 से ही इन सब स्कीमों पे काम होना शुरू हो गया था, ठीक है, क्योंकि हमने ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट ज्वाइन किया था डब्ल्यूटीओ का। उसके आगे और क्या करने को यहाँ पे ऑथर कह रहा है, इसके बारे में देखेंगे। और फाइनली जो आर्टिकल है वो है रिवाइविंग सार्क टू डील विद चाइना। तो भाई साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन की जो इंपॉर्टेंस है वो कम हो गई है। इंपॉर्टेंस इसलिए कम हुई क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के बीच में इसमें बवाल चलता रहता है। तो कैसे इस सार्क को एक इफेक्टिव तरीके से प्रयोग किया जा सकता है चाइना को टैकल करने में। हालांकि इसमें भी कुछ कमियां हैं जो कि मैं आपको साथ डिस्कस करते वक्त बताऊंगा दोस्तों। तो ये सारे आर्टिकल्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले। शुरुआत इससे करते हैं, एंडिंग स्टैंड ऑफ मैग्नानिमिटी मस्ट प्रिवेल। इंडिया's border dispute with China calls for peaceful resolution and has no place for moral outrage or military might। अब देखिए इस आर्टिकल में जो ऑथर है वो चाइना के तरफ एक पैसिफिस्ट एटीट्यूड को दिखाने की कोशिश कर रहा है। क्या बोला जा रहा है, देखिए अगर इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस की बात की जाए तो बात करी जाती है वसुदेव कुटुंबकम की। वसुदेव कुटुंबकम मतलब अर्थ हमारी फैमिली है, सब लोग हमारे दोस्त हैं, ठीक है। इंडिया के डीएनए में ये नहीं है कि हम आसपास की कंट्री को डराएं धमकाएं,
चाइना, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इवन पाकिस्तान, किसी को भी ले लीजिए, क्योंकि सबके साथ हमारे सिविलाइजेशनल टाइज है। 2015 में शंघाई गए थे हमारे नरेंद्र मोदी जी, वहां पे उन्होंने जी जिनपिंग से बात की। जी जिनपिंग क्या बोला? अब मोदी जी ने बोला कि जी जिनपिंग उनको अपने गांव में लेके गए और उनके बुद्धिस्ट मॉन्क थे जुआन जांग। जुआन जांग ने एक किताब लिखी थी। जुआन जांग बहुत समय के लिए इंडिया में रहे थे, बुद्धिस्ट स्कल्पचर पे उन्होंने पढ़ाई की थी। तो इस तरीके के दिखाया जा रहा है कि भाई लीडर टू लीडर कनेक्शंस रहे हैं, सिविलाइजेशनल ट्राइज रहे हैं, ठीक है। चाइना और इंडिया के बीच में जब बॉन्ड की बात आती है तो आत्मीयता की बात की गई है, सोलफुल इंटीमेसी, निकटता की बात की गई है, भाईचारे की बात की गई है, स्पिरिट ऑफ फ्रेंडशिप की बात की गई। तो यहां पे कहने का मतलब ये है कि ये ऑथर इंडिया को ये बता रहे हैं कि कूल माइंड रखो, चाइना को अपना एनिमी नंबर 1 मत बनाओ, ठीक है। यहां पे इस बारे में बात की गई भाई 20 इंडियन सोल्जर्स शहीद हो गए गलवान वैली में, काफी सारे लोगों को चोटें आई हैं, ठीक है, काफी सारे चाइनीज सोल्जर्स भी मरे हैं। तो बस ऑथर एक्चुअली में डायरेक्टली कह लीजिए या इनडायरेक्टली कह लीजिए ये कहना चाह रहे हैं कि इन सब चीजों को भूल के हमको दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए चाइना की तरफ। अब इसके लिए कुछ हिस्टोरिकल एग्रीमेंट्स में जाते हैं। ऑथर यहां पे ये बताते हैं कि चाइना ने मैकमोहन लाइन को रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया। बॉर्डर का डिमार्केशन जो ब्रिटिश कॉलोनियल पावर ने किया था ना मैकमोहन लाइन के थ्रू, उसको चाइना ने मना कर दिया। फिर अब बॉर्डर पे कुछ बवाल ना हो, तनाव ना हो, तो इसके लिए 2 एग्रीमेंट साइन किए गए। एक एग्रीमेंट साइन किया गया 1993 में, एक एग्रीमेंट साइन किया गया 1996 में। दोनों एग्रीमेंट्स के नाम दोस्तों आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा, इस आर्टिकल में आपको मिल जाएंगे। इन एग्रीमेंट्स में लिखा था कि भाई किसी भी तरीके के गोलियों का इस्तेमाल नहीं होगा, बायोडिग्रेडेशन केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं होगा, ब्लास्ट ऑपरेशंस, गन्स, एक्सप्लोसिव, 2 किलोमीटर तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे ऐसी किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं होगा। फिर रूटीन फायरिंग एक्टिविटीज होती हैं वो भी नहीं की जाएंगी। लेकिन 15 जून को जो हुआ वो चाइना की तरफ से एक धोखा था, ठीक है। नेल स्टडेड स्टिक्स, बार्ब्ड वायर से दोनों साइड से लड़ी, और जिसमें चाइना प्रिपेयर्ड आया था और हमारे इंडियन सोल्जर्स प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो अब ऑथर यहां पे यही कहने की कोशिश कर रहा है कि देखिए वॉर की बातें हो रही, लड़ाई की बातें कर रही हैं, लड़ाई से कुछ होने वाला है नहीं, हमें एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है कि चाइना तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट कर ही नहीं रहा है। आप पैंगोंग सो में देखिए, पैंगोंग सो में फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 तक का इलाका अब पूरी तरीके से चाइनीज कंट्रोल में है। फिंगर 3 पे इंडियन आर्म फोर्सेज है। पहले फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 तक इंडिया की जो नेवी थी, जो बोट्स थी, वो पेट्रोलिंग करती थी, और उनके पेट्रोलिंग पैटर्न को अब ब्लॉक कर दिया है। वो फिंगर 3 पे रुकी हुई है। फिंगर 3 से थोड़ा आगे चाइना और इंडिया की फोर्सेस 500 मीटर अपॉर्ट है पैंगोंग त्सो पे, और 4 से लेके 8 तक हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की है चाइना ने। तो चाइना सीधे सीधे इंक्रोचमेंट कर रहा है टेरिटरी में। तो जब व्हेन वन कंट्री इज इंक्रोचिंग अवर टेरिटरी तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट की तो बात ही नहीं उठती। बट यहाँ पे ऑथर म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात करते हैं। कुछ और अच्छी अच्छी बातें बोली यहाँ पे ऑथर्स ने, जैसे कि ऑथर ने बोला कि अप्रैल 1960 में उस समय के चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर थे जाओ एनलाई, भैया ये आपके माओ के अंदर थे और काफी मेजर रोल था इनका चाइना को ऊपर उठाने में। तो जाओ एनलाई आए, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी से बात की, और उस समय पे उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी के सामने एक प्रपोजल रखा कि चलिए हम लोग अपने बाउंड्री डिस्प्यूट को सॉल्व कर लेते। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। अभी की डेट में ऑथर यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि चाइना इतना बड़ा सुपर पावर बन चुका है कि उसका एटीट्यूड हो गया है माई वे और हाईवे, मतलब या तो मेरे हिसाब से चलो या तुम निकलो, हम तुम्हारी सुनेंगे नहीं। तो आप देखिए कि चाइना UNCLOS यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी के अंदर एक है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, उसकी अथॉरिटी को मानने से मना करता है। चाइना बोलता है पूरा का पूरा साउथ चाइना सी मेरा है, तो मैं फिलीपींस, वियतनाम, जापान किसी की बात नहीं सुनूंगा। साउथ चाइना सी में जो कुछ भी है वो मेरा है। फिर कुछ पॉइंट्स यहां पे नहीं लिखे। नेपाल की बाउंड्री भी इनकोच कर रहा है चाइना। कल तो भैया ये भी बोल दिया कि भूटान के साथ हमारी एक डिस्प्यूटेड बाउंड्री है। तो चाइना तो देखिए यहां पे असर्टिव हो रहा है, लेकिन क्या इंडिया को काउंटर करना चाहिए चाइना को टिट बाई टैट से? तो यहां पे ऑथर इनडायरेक्टली कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं करना चाहिए। हमें मोरालिटी को यहां पे लेके नहीं आना चाहिए। हम सैंक्शंस या बॉयकॉट नहीं कर सकते हैं चाइना के अगेंस्ट। थोड़ा बहुत देखिए ये बात तो सही है। फिर ये बोल रहे हैं अभी आपको क्या हो रहा है दोस्तों, जो पोर्ट है ना मुंबई, चेन्नई जैसे जो बड़े बड़े मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया पे, वहां पे चाइनीज इंपोर्ट्स आके रुके हुए हैं, ब्लॉक कर दिए गए, उनको रिलीज नहीं करा जा रहा है। इनडायरेक्टली ब्लॉक किया गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट छोड़ नहीं रही उनको। तो ऑथर बोल रहा है ये भी गलत है, इससे नुकसान होगा। जब मोरालिटी की बात आती है तो ऑथर बोलता है कि अपार्थाइड था जब साउथ अफ्रीका में, उस समय पे साउथ अफ्रीका पे सैंक्शंस लगाए गए थे, वो सही था क्योंकि डेमोक्रेसी लानी थी। इजराइल इस समय पे वेस्ट बैंक गाजा पट्टी पे इलीगल सेटलमेंट्स करने की बात कर रहा है, वो गलत है।
ऑथर यहाँ पे इनडायरेक्टली चाइना को सही बोल रहा है, बट चाइना को आप कैसे सही बोल रहे हो? अगर आप ऑथर ये कह सकता है कि साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड गलत था, तो चाइना भी गलत है। चाइना में भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी तो है नहीं वहां पे। उसके बाद इसराइल वेस्ट बैंक में अपने इलीगल सेटलमेंट्स कर रहा, तो भले ही इसराइल गलत हो, बट क्या चाइना यहाँ पे सही है? चाइना के पास ऑलरेडी इतनी बड़ी टेरिटरी है और वो जबरदस्ती दूसरे की टेरिटरी क्लेम कर रहा है। तो इस तरीके की चीजें हो रही। तो यहाँ पे ऑथर बस ये करने की कोशिश कर रहा है कि चाइना के साथ हमको पीसफुल रेजोल्यूशन करना चाहिए, मॉरल आउटरीच नहीं करना चाहिए। फिर यहाँ पे चाइना की काबिलियत की बात बताई जा रही है दोस्तों। क्या हुआ कि स्टीव जॉब्स आईफोन को लॉन्च करने से 3 या 4 दिन पहले स्टीव जॉब्स उसकी स्क्रीन बदलना चाहते थे, तो चाइना की सप्लाई सिस्टम्स ने, फैक्ट्रीज ने उन स्क्रीन को बदल दिया। तो यहाँ पे चाइना ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ट्रेड टर्म्स में, टेक्नोलॉजी में इंडिया चाइना का कोई कंपैरिजन नहीं है। हालांकि मिलिट्री माइट में थोड़ा बहुत कंपैरिजन हो सकता है। प्लस ऑथर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा है दोस्तों कि जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो थोड़ा थोड़ा चाइनीज जैसे दिखते हैं, बट उनके खिलाफ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में नहीं होना चाहिए। ये बात भी एंड में चाइना के लिए हमारे ये इस ऑथर ने बोली है। मतलब हमारे देश के जो लोग हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, उनको चाइनीज समझ के उनके ऊपर किसी भी तरीके का अटैक नहीं होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट बात है इसमें। तो ये था दोस्तों इस आर्टिकल में। आगे चलते हैं। पीसीआर टेस्टिंग के ऊपर बात बताई गई। कहा गया कि पीसीआर टेस्टिंग इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। क्या बोला जा रहा है? इन ऑर्डर टू अवॉइड ब्लाइंड रिलायंस ऑन द रिजल्ट ऑफ कोविड-19, क्लिनिकल डायग्नोसिस बाय स्पेसिफिक क्राइटेरिया शुड बी पॉपुलराइज्ड। यहां देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये पीसीआर टेस्टिंग होती क्या है? इस तरीके की एक स्टिक को आपकी या तो नाक के अंदर डाला जाता है या आपके थ्रोट के अंदर डाला जाता है, और आपके नसल स्वैब्स या थ्रोट स्वैब्स लिए जाते हैं। उसको फिर एक ट्यूब में डाल दिया जाता है और ट्यूब को लेबोरेटरी में लेके जाता है। एक तो ये टेस्टिंग है। दूसरी टेस्टिंग है आपकी एंटीबॉडी टेस्टिंग। एंटीबॉडी टेस्टिंग में क्या होता है कि भाई आपके वो ब्लड सैंपल्स लेंगे और ब्लड सैंपल्स में एंटीबॉडीज को ढूंढेंगे। तो दो तरीके की दोस्तों इस समय पे टेस्टिंग हो रही है, ये बोलना है। अब अगर बात किया जाए पीसीआर टेस्टिंग की, जो आपको यहां पे स्क्रीन में दिख रहा है, तो पीसीआर टेस्टिंग जब शुरुआत में क्या हुआ दोस्तों, जब कोविड-19 फैलना शुरू हुआ, तो शुरू में आप देखोगे जनवरी के समय में इंडिया में केवल एक लेबोरेटरी थी, जो थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो इस तरीके के टेस्ट कर सकती थी। अभी के लिए देखिए 1000 लेबोरेटरीज ऐसे खुल गई हैं। लेकिन जब लेबोरेटरीज ज्यादा हो जाती हैं तो उसकी क्वालिटी को एश्योर करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। मैकेनिज्म होने चाहिए टू एंश्योर इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल एंड एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट। ये बहुत ज्यादा अर्जेंटली रिक्वायर्ड है। अब बहुत ज्यादा अर्जेंटली रिक्वायर्ड क्यों है? क्योंकि देखिए पीसीआर टेस्टिंग के कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान है। क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है? पीसीआर टेस्टिंग में प्रॉब्लम यह है कि अगर किसी इंसान को कोविड-19 नहीं है तो हो सकता है कि टेस्ट में कोविड-19 निकल जाए, और अगर किसी इंसान को कोविड-19 है तो हो सकता है टेस्ट में कोविड-19 निकले ही ना। अब देखिए ये बड़ा डेंजरस ट्रेंड है, बट ऐसा हुआ है। वेल्लोर तमिलनाडु में एक प्रोफेशनल था, उसके बारे में यहां बताया जा रहा था। उसको एक ई पास के लिए जरूरत थी, तो उस ई पास के लिए उसने अपनी पीसीआर टेस्टिंग कराई। क्योंकि कोविड-19 अगर आप नेगेटिव है तभी आप मूव कर पाओगे। उसने अपनी टेस्टिंग कराई। टेस्टिंग में उसका टेस्ट कोविड-19 पॉजिटिव निकला। भैया उसको हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया गया। उसने कई बार बोला कि मुझे होम आइसोलेशन दे दो, होम आइसोलेशन नहीं दिया गया, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया। हॉस्पिटल में एडमिट किया, उसके बाद उसके बाद 2 बार और टेस्ट हुए, दोनों में कोविड-19 टेस्ट नेगेटिव निकला। बाद में पता चला कि फर्स्ट टाइम जो उसका कोविड-19 का टेस्ट हुआ था वो गलत था, वो इनइफेक्टिव था। तो इसकी वजह से उस पर्सन को कितनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, उसके लिए उसको पैसे खत्म करने पड़े। दूसरी बात, जो मेंटल टॉर्चर हुआ, जो आप कह सकते हैं ना कि दिमाग पे प्रेशर पड़ा, वो अलग। उसके काम का नुकसान हुआ, वो अलग। ठीक है समझ? तो आप देखिए दोस्तों, यहां पे एक पर्सन जिसको कोविड-19 नहीं था, उसको आपने गलत टेस्ट के थ्रू कोविड-19 कर दिया। ये बात बोली गई यहां पे। अब यहां पे ये बोला जा रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए यहां पे लेबोरेटरी की कुछ कमियां बताई जा रही है। ये बताया जा रहा है कि कोविड-19 की जहां पे टेस्टिंग होती है जिस लेबोरेटरी में, वहां पे बहुत सारे अलग अलग सैंपल्स जाते हैं, और उन सैंपल्स के बीच में क्रॉस कंटैमिनेशन इज अ पॉसिबिलिटी। तो ये हो सकता है कि जब किसी एक ट्यूब से जीन सेगमेंट को आप टेस्ट कर रहे हो, तो उस लेबोरेटरी एनवायरनमेंट में किसी दूसरी ट्यूब से बाय वन मीन ऑन द अदर कोई कोविड-19 का कीटाणु पहुंच जाए एक नॉन नेगेटिव रिजल्ट में, तो उस केस में जो रिजल्ट्स हैं वो नेगेटिव आ सकते हैं। तो जरूरी है यहां पे लेबोरेटरीज पे ध्यान दिया जाए, लेबोरेटरीज की प्रॉपर ऑडिटिंग की जाए, लेबोरेटरीज की प्रॉपर टेस्टिंग की जाए।
क्योंकि अगर आपने गलत रिजल्ट निकालने शुरू कर दिए तो ओवरऑल सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा। ऑलरेडी हमारे पास टेस्टिंग कैपेसिटी नहीं है, जो थोड़ी बहुत टेस्टिंग कैपेसिटी अगर वो भी गलत होगी तो काम गड़बड़। इसलिए क्वालिटी एश्योरेंस होना चाहिए लेबोरेटरी का, और जो वो लेबोरेटरीज जो गलत टेस्ट रिजल्ट्स दे रही है उनको सीधे सीधे बैन कर देना चाहिए कुछ समय के लिए, या रोक देना चाहिए। ये सब दोस्तों बातें यहां पे बोली गई हैं। और खास बात यह है कि ये पूरे इंडिया में हो रहा, केवल वेल्योर वाले इस केस में नहीं, पूरे इंडिया में ऐसा हो रहा। बहुत जगह पे रॉन्ग पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिनको कोविड 19 नहीं भी है उनका भी रिजल्ट दिखा रहा है कि भाई इनको कोविड 19 है। प्लस एक और बात बोली जा रही है कि भाई किसी किसी को जिसको कोविड 19 है उसके रिजल्ट निगेटिव आ रहे हैं, उसको यह बता दिया जा रहा है कि आपको कोविड 19 नहीं है। अब उसके अपने ही नुकसान, अगर मान लीजिए आपको कोविड 19 है और आपके रिजल्ट में निकल आया कि आपको कोविड 19 नहीं है, तो आप टेंशन फ्री हो जाओगे, भाई मुझे तो कोविड 19 है नहीं, तो आप आराम से जाके अपने घर वालों से मिल सकते हो। तो आप अपने घर में जाओगे तो अपनी वाइफ को, अपनी मदर को, अपने हस्बैंड को, अपनी सिस्टर को, उसको कोविड 19 चल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने तो टेस्ट कराया जाके, लेकिन यहाँ पे मेडिकल फ्रेटर्निटी की गलती है, उन्होंने गलत टेस्ट किया। अब जब टेस्ट की बात होती है दोस्तों पीसीआर टेस्ट में, तो देखिए यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं। द वायरल लोड इज लोअर इन द थ्रोट देन इन द nasopharynx. Hence, the throat swabs are falsely negative in 60% of the cases and nasofaryngin in 30% of the cases. यहां पे क्या मतलब बोला जा रहा है? ये बोला जा रहा है कि मान लीजिए अगर आपने थ्रोट का स्वाब निकाला है तो पूरे चांसेस है कि 60% केसेस में अगर आपको कोविड 19 है तो बोल दिया जाएगा भाई निगेटिव है आपका टेस्ट। और अगर आपने ये नोज का स्वैब निकाला है तो नोज के स्वैब में चांसेस है कि 30% आपका टेस्ट निगेटिव आएगा, भले ही आपको कोविड 19 हो। तो आप कह सकते हैं ये जो नोज का जो टेस्ट है वो थ्रोट के टेस्ट से थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, थ्रोट स्वैब्स के थ्रू जो कोविड 19 की टेस्टिंग है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स है, लेकिन नेसल वाले में कम प्रॉब्लम्स है। ये सब बातें बोली गई हैं। तो एन अनकरेक्टली टेकन नसल स्वैब में मिस द वायरस ऑल टुगेदर एंड लीड टू अ फॉल्स नेगेटिव टेस्ट। ये भी बोला गया है कि भैया जब आप नसल स्वैब लेते हो एक तरीका होता है लेने का, अगर आपने तरीके से उस नसल स्वैब को नहीं लिया तो आपका फॉल्स रिजल्ट आ जाएगा। आपको भले कोविड 19 होगा भी ना तो बोल दिया जाएगा नहीं है। इससे जो एपिडेमिक का मैग्नीट्यूड है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। ऑलरेडी मैग्नीट्यूड हमारे यहाँ बड़ा हो रहा है, 5 लाख से ज्यादा केस हो चुके हैं, इनफैक्ट बहुत ही ज्यादा हो गए होंगे, अब तक मैंने लेटेस्ट फिगर देखा नहीं है। इस तरीके की चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। प्लस जिस पर्सन का टेस्ट नेगेटिव आ जाएगा वो बोलेगा भैया मैं क्वारंटीन होऊंगा नहीं। ठीक है, वो क्वारंटीन होगा नहीं, इधर उधर लोगों से मिलेगा, बीमारी फैलाएगा। प्लस वेल्योर वाला जो पर्सन था जिसको कोविड 19 नहीं था और आपने बता दिया कोविड 19 है, मान लीजिए किसी कोविड 19 क्वारंटीन सेंटर में आपको रख दिया जाता तो आपको भले ही कोविड 19 नहीं था, वहां किसी दूसरे पेशेंट के टच में आके आपको कोविड 19 हो जाता। तो कुल मिला के बात ये की जा रही है कि ये जो पीसीआर टेस्टिंग है इसके ऊपर एक तरीके का चेक, एक तरीके का इन्वेस्टिगेशन चालू रहना चाहिए। ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्लाइंड फेथ कैटास्ट्रोफिक हो सकता है। ये सब बातें यहां पे दोस्तों बोली गई हैं। एक अच्छा आर्टिकल था तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं जो कि स्टेट्स होल्ड द की। इंपॉर्टेंट है, 2 मिनट में से खत्म करते हैं। अब देखिए अनलॉक की प्रक्रिया चालू हो गई है। हमेशा के लिए लॉकडाउन लग नहीं सकता, इकोनॉमी को काफी नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, लोगों के पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं है, तो धीरे धीरे एक्टिविटी शुरू होगी। ऑब्वियसली बात है, कुछ कंटेनमेंट जोन्स बनाए गए, उन कंटेनमेंट जोन में चीजें नहीं करी जाएंगी, उन कंटेनमेंट जोन में चीजों को कंट्रोल में रखा जाएगा। बट उन कंटेनमेंट जोन के बाहर आपको एक्शन लेने पड़ेंगे। फिर उसके साथ साथ आपको टेस्टिंग भी करना है, कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस भी करना है, क्वारंटीन भी करना है। अब जब लॉकडाउन था तब चीजों को ट्रेस करना मुश्किल था, आसान था। लॉकडाउन था, आप आराम से ट्रेस कर सकते थे। जब लॉकडाउन खुल गया है, एवरीबडी इज ऑन द मूव, उस समय पे थोड़ा सा उस समय पे ट्रेस करना केसेस को मुश्किल है। ये अच्छी बात है कि हमारे देश में जो मोर्टेलिटी रेट है थोड़ा कम है। हालांकि हमारे जो केसेस हैं वो 500,000 से ज्यादा जा चुके हैं, 5 लाख से ज्यादा जा चुके हैं। अभी के लिए हमें यह नहीं पता है कि कब ये केसेस रुकने वाले हैं, मैक्सिमम कैजुअलिटी कब होगी, ये केसेस पीक कब करेंगे। स्टेट्स के ऊपर अब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब तक जो पैंडेमिक की हैंडलिंग है अलग अलग स्टेट्स ने अलग अलग की है। कुछ स्टेट्स ने बहुत अच्छी हैंडलिंग की है पैंडेमिक की, कुछ स्टेट्स ने कंपैरेटिवली कम अच्छी हैंडलिंग की है।
अभी भी जब लॉकडाउन खुल रहा है तो स्टेट्स के पास ये ताकत है कि वो एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। कंटेनमेंट जोन के बाहर भी मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, स्टेटों के पास ये ताकत है। फिर कम्युनिटी लेवल मॉनिटरिंग भी काफी मदद कर रही है। तो एक कम्युनिटी लेवल में अगर लोग प्रोएक्टिव हैं, तो किसी को बुखार आ रहा है तो उसकी सेरोलॉजिकल टेस्टिंग को वो रिकमेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीजों की दोस्तों बात करी गई है। ऑथर बस यहां पे ये बताने की कोशिश कर रहा है, ये बहुत जरूरी है कि भले ही अनलॉक हो रहा है सब कुछ, लॉकडाउन खुल रहा है, उसके बावजूद भी केसेस को रोका जाए। और ये स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि केसेस को बढ़ने से नहीं रोका गया तो वो केसेस हॉस्पिटल पहुंचेंगे, और हॉस्पिटल के हेल्थ स्टाफ की एक तो हालत बहुत खराब है। 3 महीने से पागलों की तरह काम कर रहे हैं वो लोग। कुछ लोग तो 24-24 घंटे ऑन ट्रॉट काम कर रहे हैं। प्लस हॉस्पिटल में अब जगह नहीं है इलाज करने के लिए, खासकर सरकारी हॉस्पिटल में। इसलिए जरूरी है कि जहां पे जरूरत है वहां पे आप छोटे छोटे लॉकडाउन लगा सकते हो, ठीक है, स्मॉलर लॉकडाउन को इंपोज कर सकते हो। बेसिकली कहा यह जा रहा है कि आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी और लॉकडाउन के बीच में एक बैलेंस बनाना है। बिल्कुल इतना लॉकडाउन भी नहीं कर देना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो जाए, किसी के पास कुछ पैसा ही ना रहे, और इतना ज्यादा भी आपको इकोनॉमी नहीं खोल देनी कि भैया ज्यादा केसेस बढ़ने लगे और सबके सब हॉस्पिटल में पहुंच जाए। अगर स्टेट्स की बात की जाए तो दोस्तों, तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, इन 3 स्टेट्स में हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो इन्होंने अपने लॉकडाउन को 31 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। फिर इस लॉकडाउन के पीरियड का प्रयोग करके ये जो स्टेट्स हैं वो मास्क को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो अपना चेहरा कवर करके रखें, लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाइए कि अगर उसको कोई दूसरा पर्सन दिखता है जो अपना चेहरा कवर किए बिना जा रहा है तो उसको टोके, ताकि पूरा कॉम्प्लायंस हो। मास्क को यूज करने से ऑब्वियस सी बात है जो ये इन्फेक्शन का जो स्प्रेड है इसको आप थोड़ा बहुत रोक सकते हो। फिर देखिए, ट्रेवल बंद है समय पे, तो चलिए इंटरनेशनल ट्रेवल तो बंद है। जो डोमेस्टिक इमरजेंसी ट्रेवल है, मान लीजिए किसी को इमरजेंसी से जाना है, कोई किसी गांव में रह रहा है, उसको कुछ प्रॉब्लम है, मान लीजिए कोई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, कैंसर है, उसको मुंबई या दिल्ली आके एक बड़े अस्पताल में इलाज कराना है, तो उसकी इमरजेंसी ट्रेवल के इंतजाम किए जाने चाहिए। बहुत सारे ऐसे सीनियर सिटीजन हैं जो कि बाहर के देशों में फंस गए हैं, उनको वापस लाने का जुगाड़ करना चाहिए। फिर वो कंपनी जो वर्क फ्रॉम होम के कल्चर को प्रमोट नहीं करती, उनको प्रमोट करने को कहा जाना चाहिए। जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लैपटॉप हो गया, फोन हो गया, जिनके थ्रू काम होता है, इनको एसेंशियल कमोडिटीज बताना चाहिए ताकि लोगों के पास ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आ सकें, खासकर अगर वर्क फ्रॉम होम में ये रिक्वायर्ड है, जरूरी है। एक इंपॉर्टेंट स्टेप यहां पे सेंटर ने ये लिया है, सेंटर ने बोला है कि अगले 5 महीने तक हम फ्री फूड गेम्स देंगे 80 करोड़ लोगों को। तो ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन जो क्वांटम इंपोज किया गया है 5 किलो ऑफ ग्रेन्स और 1 किलो ऑफ पल्सेस का हर फैमिली को एक महीने में, तो 5 किलो ग्रेन और 1 किलो पल्सेस फैमिली के लिए महीने में काफी कम है, तो इस क्वांटम को हटाया जाना चाहिए। तो इस तरीके की दोस्तों बात करी है यहां पे ऑथर ने। अगले आर्टिकल में चलते हैं। आपको पता है दोस्तों 59 एप्स को ब्लॉक कर दिया गया है। काफी खुशी की लहर दौड़ गई लोगों के बीच में। टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, शेयर इट जैसी ऐप को बैन कर दिया गया, और खासकर ये एप्स बहुत ज्यादा यूज थी, 10 करोड़ से ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स थे इनके। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इनको बैन करते हुए क्या बोला कि ये जो एप्स हैं वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट हैं। मीटी ने क्या बोला है, इमरजेंट नेचर ऑफ थ्रेट्स पोस्ड बाय एप्स एंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल, they are engaged in activity prejudicial to sovereignty and integrity of India, defense of India, security of state and public order। मिनिस्ट्री ने बोला कि ये जो एप्स हैं डाटा को स्टील करती हैं और इस डाटा को अनऑथराइज्ड मैनर में उन लोकेशंस पे भेजती हैं जो इंडिया के बाहर हैं। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे चाइना की बात की जा रही है, दैट विल एक्ट एज एन चेक ऑन द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये सब बात देखिए यहाँ पे बोली गई है। अब ये सब बात तो देखिए काफी समय से हो रही थी, बट सरकार ने कुछ खास इसमें किया नहीं था। अभी के लिए सरकार ये क्यों कर रही है? इस समय पे ऑथर का ये बोलना है कि सरकार का ये कदम प्राइवेसी कंसर्न्स को लेके नहीं है। सरकार का ये कदम इसलिए है कि हम चाइना को एक मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो आप टेंशन कर रहे हैं ना बॉर्डर पे, इससे चीजें अच्छी नहीं रहेंगी, इससे चीजें बिगड़ जाएंगी। लेकिन ऑथर का यहां पे बोलना है कि अगर प्राइवेसी कंसर्न की वजह से आपने इनको ब्लॉक नहीं किया है और एलएसी की स्टैंड ऑफ की वजह से आपने इनको ब्लॉक किया है, तो आपका ये कदम मदद करने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों चीजों के लिए अप्रोच अलग अलग होनी चाहिए, ऐसा ऑथर का बोलना है। ऑथर का बोलना है एलएसी पे जो हो रहा है उसके लिए आपको एक टफ डिप्लोमेटिक पोस्टर दिखाना पड़ेगा, एक टफ मिलिट्री रिस्पॉन्स दिखाना पड़ेगा। हालांकि
इंडियन गवर्नमेंट वो भी दिखा रही है। रिसेंट न्यूज आपने सुनी होगी, बल्क ड्रग पार्क्स को बनाने की बात कर रही है गवर्नमेंट, ताकि जो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड हमारे पास किताब है, हम अपने बल्क ड्रग खुद बना सके, चाइना पे डिपेंडेंट ना रहे। हम अपने इंपोर्ट बास्केट्स को और डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो चाइना से आने वाले इंपोर्ट को रोका गया है, और शायद बैक चैनल से बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को सरकार ये बोल रही है कि आप अपने इंपोर्ट्स किसी दूसरी कंट्री से मंगवाएं, भले ही उसके चक्कर में कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाए। तो ये सब तरीके की दोस्तों बातें चल रही हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए कुछ चाइना की कैपेबिलिटीज बताई गई हैं। चाइना इंडिया के 4G नेटवर्क में भी इन्वॉल्व है, जो ऑनगोइंग 5G ट्रायल्स है उसमें भी चाइना इन्वॉल्व है, हालांकि उसको रोका जा रहा है, बट अगर रोका जा रहा है तो आपको कोई ना कोई अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। खास बात दोस्तों ये है कि चाइना से अगर निपटना है तो ऑथर का ये कहना है कि बहुत सारे क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर सेक्टर, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट सेक्टर, इनमें हमको प्रोग्रेस करने की जरूरत है। और ये प्रोग्रेस आप कैसे करोगे? गवर्नमेंट के प्रोएक्टिव इन्वॉल्वमेंट के साथ करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा एक वो है व्यू पॉइंट है, मैं आपसे बोलना चाहूंगा, इंडियन गवर्नमेंट चाइनीज गवर्नमेंट के सामने मात क्यों खा जाती है? क्योंकि इंडिया में जो गवर्नमेंट आती है ना, वो कम समय के लिए आती है, वो 5 साल के लिए आती है। तो वो जो भी अपने नियम कानून बनाएगी, जो भी अपनी पॉलिसी बनाएगी, वो 5 साल को ध्यान में रख के बनाएगी। उसको रिजल्ट 5 साल के अंदर चाहिए, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, और 5 साल के अंदर आप मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी नहीं बना सकते। तो 5 साल के अंदर अगर आपको जॉब क्रिएट करनी है तो आपको इंपोर्ट पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। इसलिए आज तक हमारा देश एक मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन पाया है, और चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, क्योंकि उनके पास एक सेंट्रलाइज सरकार है, जिसके पास ये डर नहीं है कि हम हटा दिए जाएंगे पावर से। बस प्रॉब्लम ये है। तो एक लॉन्ग टर्म में यहां पे सोचने की जरूरत है। बिना लॉन्ग टर्म थॉट के आप चाइना से यहां पे डील नहीं कर पाओगे अलग अलग चीजों की मैन्युफैक्चरिंग में। इस आर्टिकल में बात की गई कि मनरेगा को फुलेस्ट कैपेसिटी में इस्तेमाल करना है, और मनरेगा को डाइल्यूट नहीं करना है इन व्यू ऑफ गरीब कल्याण रोजगार अभियान। क्या बोला गया? देखिए, मनरेगा की इंपॉर्टेंस को बताया गया। मनरेगा लाइफलाइन है वर्किंग पुअर के लिए। कैसे पता चलता है कि मनरेगा लाइफलाइन है वर्किंग पुअर के लिए? देखिए, मनरेगा वर्क को अलाउ किया गया अप्रैल 20 से। 23 या 25 मार्च के लगभग लॉकडाउन लग गया था, तो 25 मार्च के लगभग लॉकडाउन लगा, मनरेगा का काम रोक दिया गया, बट 20 अप्रैल से मनरेगा का काम शुरू कर दिया गया। लेकिन आप देखो दोस्तों, उसके बाद से कितने लोगों को मनरेगा का काम मिला है। अप्रैल 2020 में 95 लाख लोगों को मनरेगा का काम मिला है। मई में 3.05 करोड़ लोगों को मनरेगा काम लिया। थर्ड वीक ऑफ जून से 2.84 करोड़ हाउस होल्ड को मनरेगा का काम मिला है, और ये बहुत ज्यादा है 2019 के इसी मंथ के डाटा के हिसाब से। तो अगर आप एक महीने में 23 दिन का काम मान लीजिए और डेली वेज मान लीजिए 200 रुपए की, तो आप कह सकते हो कि हाउस होल्ड्स को ऑन एन एवरेज एक महीने में 1500 रुपए मिल गए। अब आपको लगेगा 1500 तो कुछ अमाउंट है ही नहीं, बट रूरल इलाके में जो फैमिलीज रहती हैं, इस 1500 रुपए में उनका महीने या 2 महीने का दाल चावल राशन आटा पानी सब आ जाता है। तो अगर आपका पेट भर गया इस लॉकडाउन के समय पे, ये बहुत बड़ी चीज है। आप देख सकते हैं पूरी माइग्रेंट क्राइसिस, सब लोग वापस जा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके पास खाने के लिए नहीं था। तो पेट भरना इज अ प्रायोरिटी, वो यहां पे किया गया है। फिर इस आर्टिकल में ये बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 38,000 करोड़ भेजे थे स्टेट्स के पास एज अ फर्स्ट ट्रेंच ऑफ मनरेगा। 70% इस्तेमाल हो चुका है, 8,000 करोड़ बचा है। तो इसलिए जरूरी है कि जो सेकेंड ट्रांच है, जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है मनरेगा की, वो सेंट्रल गवर्नमेंट जल्दी भेजे। ये बात यहां पे बोली जा रही 38,000 करोड़ वाली। फिर आगे देखिए दोस्तों, इसमें और भी कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है? ये बोला जा रहा है कि इस साल में 8.07 करोड़ वर्कर्स ने मनरेगा के अंदर अपॉर्चुनिटीज को मांगा है, जिसमें से 6.25 करोड़ लोगों को अपॉर्चुनिटी दी गई है। यानी अभी भी 1.82 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको अपॉर्चुनिटी देने से मना कर दिया गया। तो ये मना क्यों किया गया? पहली बात तो यहां पे ऑथर ये पूछ, चूंकि ये तो डिमांड बेस्ड वर्क है ना, आप मांग के काम ले रहे हो, तो आप 1.82 करोड़ वर्कर्स को मना कैसे कर सकते हो, वो भी इस कोविड के टाइम पे। फिर ऑथर ये बोल रहा है कि भाई हमारे प्रधानमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर जी हैं, योगी जी, उन्होंने क्या किया कि ये बोला कि हमने अपने स्टेट में एक दिन में 1 करोड़ जॉब लेके आए। तो ऑथर उनसे ये पूछ रहा है कि भैया ये एक दिन में जो 1 करोड़ जॉब थी, कौन सी जॉब थी, क्या काम था? क्या ये मनरेगा की जॉब थी? एक्चुअली में कौन सी जॉब थी, आप ये बताइए। प्लस क्या इन 1 करोड़ जॉब में से 33 लाख लोगों को जॉब देने से मना कर दिया गया? ये सब बातें पूछी गई हैं। फिर अगर बिहार में बात किया जाए तो बिहार में 41 लाख हाउस होल्ड्स ने
41,000 वर्कर्स ने मनरेगा के अंदर काम मांगा, जिसमें से 12 लाख वर्कर्स को मनरेगा के अंदर काम मिला नहीं। फिर बिहार में एक बेरोजगारी भत्ता चलता है दोस्तों, बिहार में, यूपी में भी चलता है बेरोजगारी भत्ता, बिहार में भी चलता है। इसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। कहा जा रहा है कि कोविड-19 के आने के बाद से अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी नहीं दिया गया है बिहार में। प्लस रेनी सीजन आ रहा है, तो रेनी सीजन में वैसे भी पानी बरसता है, मनरेगा का काम कम हो जाता है। तो सारी प्रॉब्लम्स मिल के अफेक्ट कर रही हैं। यहां पे ऑथर एक और चीज बोल रहा है कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट एक नई स्कीम लेके आई है जिसका नाम है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। इस गरीब कल्याण रोजगार अभियान को देश की 116 डिस्ट्रिक्ट में चालू किया गया है। ठीक है, अब ऑथर यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ रहा है कि किस हिसाब से आपने ये 116 डिस्ट्रिक्ट्स चुनी है, क्योंकि आपने वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स को चुना ही नहीं। वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ से एक साइजेबल अमाउंट में माइग्रेंट दूसरे शहरों में जाते हैं, तो माइग्रेंट क्राइसिस से डील करने के लिए लेके आए अभी गरीब कल्याण रोजगार अभियान, और छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स को आपने इंक्लूड किया नहीं, वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स को आपने इंक्लूड किया नहीं। फिर 20 जून से लेकर 28 जून में जो आपने लगभग 4800 करोड़ रुपए खत्म किए, 4794 करोड़ रुपए खत्म किए, इसका 50% अमाउंट आपने बिहार में खत्म किया। क्यों? चूंकि बिहार में इलेक्शन आने वाले हैं। तो क्या आप अपने पॉलिटिकल पर्पस के लिए पैसा खत्म कर रहे हो? क्या जरूरत के हिसाब से पैसा खत्म नहीं कर रहे हो? फिर सरकार से पूछा जा रहा है कि 25 तरीके के काम अवेलेबल हैं इस गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंदर। ये 25 तरीके के काम ऑलमोस्ट मनरेगा के अंदर जो काम है उसकी तरह ही है। तो जब ये ऑलमोस्ट मनरेगा के अंदर की तरह वाले काम है, तो फिर आप इस स्कीम को अलग से लेके क्यों आए हो? तो अगर आपको टेलीकॉम इक्विपमेंट्स के लिए केबल्स ले करने हैं, ये काम आता है आपका गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंदर, ये मनरेगा के अंदर भी आ सकता है। ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं, अर्थ वर्क होते हैं गांव में, वो आप कह रहे हो गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंदर आता है, ये मनरेगा के अंदर भी आता है। तो जब ऑलरेडी एक स्कीम थी जो हर चीज को टैकल कर रही थी, तो आपको अलग से गरीब कल्याण रोजगार अभियान लाने की क्या जरूरत थी? फिर ये बोला गया दोस्तों कि ये जो 116 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे इस गरीब कल्याण रोजगार अभियान को लागू किया गया है, लास्ट ईयर वहां पे 43.7 डेज का काम दिया गया था ऑन एन एवरेज मनरेगा के अंदर। ठीक है, तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान को जिन 116 डिस्ट्रिक्ट्स में आप लागू कर रहे हो, वहां पे मनरेगा के अंदर पिछले साल 43.7 डेज का एवरेज काम दिया गया, जिसमें से 53% काम वुमेन को मिला। तो क्या आप गरीब कल्याण रोजगार अभियान को लेके आओगे तो मनरेगा के खर्चे को कम कर दोगे? और अगर आप मनरेगा के खर्चे को कम कर दोगे तो आप वुमेन के अगेंस्ट जाओगे, क्योंकि मनरेगा के अंदर जो काम दिया गया था उसमें लगभग 53% वुमेन है। तो या तो जो आप गरीब कल्याण रोजगार अभियान ला रहे हो उसके साथ साथ मनरेगा भी चलाओ। अब चूंकि आप गरीब कल्याण रोजगार अभियान ला रहे हो, तो पूरे चांसेस है कि मनरेगा की अलॉटमेंट्स को आप कम करोगे, और अगर मनरेगा की अलॉटमेंट्स को कम करोगे तो वुमेन को नुकसान पहुंचेगा, बिकॉज 53% वुमेन्स आर बेनिफिटिंग फ्रॉम मनरेगा। ये सब बातें दोस्तों यहां पे बोली गई हैं। फिर एंड में ऑथर इस तरीके से कंक्लूड कर रहा है कि देखिए, मनरेगा को बंद मत करिए, गरीब कल्याण रोजगार अभियान को मनरेगा के अल्टरनेटिव की तरह मत आइए। मनरेगा ने हमारे रूरल इंडिया की काफी मदद की है। जरूरी यह है कि जो 100 दिन का कैप है प्रतिदिन का, इसको बढ़ा के 200 दिन का किया जाए, और गवर्नमेंट तुरंत पैसा रिलीज करे स्टेट्स को। अच्छा, एक चीज यहां पे मैं अगेंस्ट बोलना चाहूंगा ऑथर के। देखिए, जितने भी लोग हैं वो ये बोल देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दो, स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दो, स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दो। लेकिन ये बहुत जरूरी है सोचना कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट एक फाइनेंशियल प्रॉपर तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दे सकती? सेंट्रल गवर्नमेंट की भी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो बिना बेहिसाब पैसा नहीं बांट सकती। पैसा बांटने में भी आपको थोड़ा सोच समझ के पैसा बांटना पड़ता है। ठीक है, आपकी देखोगे स्टेट में जो लोग होते हैं, जो अपोजिशन के मेंबर्स होते हैं, कहते हैं इनको पैसा दो, इनको पैसा दो। कभी कोई पैसे की सोर्स की बात नहीं करता कि वो पैसा आएगा कहां से, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना पड़ता है। तो ये था दोस्तों इस आर्टिकल में। आगे वाले आर्टिकल चलते हैं। वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो रही है, मैं इतनी लंबी करना नहीं चाह रहा। मेकिंग ट्रेड मोर डिजिटाइज्ड, अभी भी 2 आर्टिकल डिस्कस करने बाकी हैं। यहां पे क्या बात करी जा रही है? यहां पे ये बात करी जा रही है कि देखिए, अप्रैल 2020 में ये बोला गया है कि पिछले अप्रैल 2019 के डाटा से अगर देखा जाए तो हमारे जो एक्सपोर्ट है वो 60% गिर गए हैं। 37% गिरे हैं आपके 20 फीट के इक्विवेलेंट यूनिट्स। देखिए, 20 फीट कंटेनर होता है दोस्तों, इस 20 फीट कंटेनर के अंदर सामान लोड के दुनिया भर के कंट्रीज में भेजा जाता है। 2 तरीके कंटेनर होते हैं, 20 फीट कंटेनर होता है, 40 फीट कंटेनर होता है। इनको एक्सपोर्ट में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बोला जाता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट
अप्रैल 2019 में जितने 20 फीट कंटेनर के साथ डील कर रहा था, अप्रैल 2020 में वो गिर के हो गए हैं 37% कम। तो अब ये बोला जा रहा है कि एक ज्यादा डिजिटाइज्ड ट्रेडिंग इन्वायरमेंट की जरूरत है। तो अब देखिए, इंडिया ने रेटिफाई किया ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट ऑफ डब्ल्यूटीओ कब? अप्रैल 2016 में। उसके चलते इंडिया बहुत सारी चीजें लेके आया। डायरेक्ट पोर्ट एंट्री, डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी। क्या होता है डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी में? कि मान लीजिए कोई इंपोर्ट का कंटेनर इंडिया में आया और अगर वो एक अच्छा, एक रिस्पेक्टेबल इंपोर्टर है, तो डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी के चलते अगर ऑनलाइन सिस्टम ये इंस्ट्रक्शन देता है कि हाँ भाई इसके कंटेनर को जाने दो, तो उसका कंटेनर सीधे उतर के व्हीकल में लोड होगा और इंपोर्टर की फैक्ट्री प्रीमाइसेस में चला जाएगा। उस पर किसी भी तरीके की चेकिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको बोला जाता है डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, तो आप देखोगे एकदम से पोर्ट पे बहुत सारे हजारों के मात्रा में कंटेनर पहुंच जाते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि वहां का गार्ड हर कंटेनर के जाके सील को या कंटेनर नंबर को पढ़े और लिखे। तो कंटेनर के बाहर आप एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस लगा दीजिए, उसको एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन रीडर पढ़ लेगा और पता चल जाएगा कि ये कंटेनर पास कर गया। फिर एक सिंगल विंडो इंटरफेस बनाइए ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए, तो जीएसटी वगैरह बनाया गया है। फिर ई संचित बनाइए, तो ई संचित में क्या होता है कि पहले कस्टम अथॉरिटीज के पास जो डॉक्यूमेंट जाते थे वो मैनुअली जाते थे, तो एक्सपोर्टर क्या करता था, कंटेनर हैंडलिंग एजेंट, वो जो सीएचएस, जो बिचौलिए होते हैं, मिडिलमैन होते हैं, उनको बोलता था कि भाई तुम डॉक्यूमेंट लेके कस्टम ऑफिशियल्स के पास जाओ। अब एक्सपोर्टर क्या करता है कि अपनी जगह पे बैठे बैठे वो ऑनलाइन सिस्टम के अंदर, ई संचित के अंदर डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता है, और जो कस्टम ऑफिशियल है वो ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर खोल के उन डॉक्यूमेंट्स को देख लेता है। तो बहुत सारी चीजें दोस्तों यहां पे हुई हैं। ऑथर ये बोल रहा है कि एक्जिम के चलते और कुछ चीजें होनी चाहिए। अब जो कुछ हमने अब तक किया है उसके चलते 2020 में जो हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग थी वो थी 68, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अभी भी स्टैंडर्डाइजेशन हो सकता है, कोऑर्डिनेशन हो सकता है अक्रॉस पोस्ट। अलग अलग पोर्ट्स पे जिस तरीके के प्रोसीजर्स को अडॉप्ट किया जाता है, उन प्रोसीजर्स को और डेवलप किया जा सकता है। जो पूरी की पूरी सप्लाई लाइन है इसको डिजिटाइज किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी भी ऐसे बहुत से कागजात हैं जो शिपिंग लाइन को मैनुअली देने पड़ते हैं। शिपिंग लाइन को अभी भी कस्टम्स के सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के साथ कनेक्ट नहीं किया गया है। तो शिपिंग लाइन के जो ऑफिसर्स होते हैं वो ये बोलते हैं कि भाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के थ्रू ये डॉक्यूमेंट साइन करा के आओ, तब आपका सामान लोड होगा। मान लीजिए, हमसे एक एग्जांपल बताता हूं, मान लीजिए पोर्ट पे सामान पहुंच गया और शिपिंग बिल पे लिखा हुआ है कि इस सामान को जाना है यूएसए के न्यूयॉर्क पोर्ट पे। एकदम से एक्सपोर्टर को लगा कि नहीं भाई, मुझे एक दूसरा एक्सपोर्टर मिल रहा है इन युगांडा जो मुझे ज्यादा पैसे दे रहा है, तो उसके बाद वो अपने सामान को युगांडा डाइवर्ट करना चाहता है। तो शिपिंग लाइन वाला बोलेगा कि नहीं, आप इस शिपिंग बिल पे कस्टम अथॉरिटीज से युगांडा लिखवा के लाओ, आपकी शिपिंग बिल पे न्यूयॉर्क लिखा है तो हम तो न्यूयॉर्क ही भेजेंगे। तो उस केस में अगर एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल है जो कस्टम ऑफिशियल्स को यह परमिशन दे कि सीधे सीधे न्यूयॉर्क से आप युगांडा कर दो, और उस चीज को शिपिंग लाइन वाला अपने ऑफिस में बैठे बैठे देख ले, तो इस तरीके की चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। तो ये करने की जरूरत है, ऐसा बोल रहा है यहां पे ऑथर। एक्जिम प्रोसीजर्स को, पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम्स को आप ज्यादा डिजिटली एनहांस करिए, ट्रेडिंग इन्वायरमेंट इससे और अच्छा होगा। ये बोला गया दोस्तों इस आर्टिकल में, काम भर की चीजें आपको बता दी। और फाइनली रिवाइविंग सार्क टू डील विद चाइना। सार्क को रिवाइव करने की बात की गई है। सार्क की कुछ कमियां बताई गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बोला गया कि चाइना इंडिया के नेबर्स को वू कर रहा है। तो नेपाल आप देख ही सकते हैं हालात क्या चल रहे हैं, पाकिस्तान तो वैसे ही इंडिया के अगेंस्ट है, और बांग्लादेश को अब चाइना ने बोला है कि आपके 97% ऑफ द इंपोर्ट्स पे हम ड्यूटी नहीं लगाएंगे, उनको ड्यूटी फ्री कर देंगे। तो आप देखिए हमारे आसपास के जो देश हैं वो चाइना की तरफ जा रहे हैं, इंडिया के अगेंस्ट। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको फायदा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि चाइना से उनकी कोई रिश्तेदारी है, उनको इकोनॉमिकली उससे फायदा हो रहा है। चाइना काफी पैसा खत्म करता है। तो इंडिया क्या कर रहा है? सार्क के अल्टरनेटिव्स को ढूंढ रहा है, तो बिम्स्टेक को ढूंढ रहा है, ठीक है। लेकिन बिम्स्टेक कभी भी सार्क का अल्टरनेटिव नहीं हो सकता है। सार्क में कंट्रीज कौन कौन सी आती पहले देखते हैं। सार्क चार्टर साइन हुआ था ढाका में 8 दिसंबर 1985 को। देखिए कौन कौन सी कंट्रीज हैं। तो 7 फाउंडिंग कंट्रीज थी, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। बाद में आप देखोगे 13th एनुअल समिट में अफगानिस्तान भी इसका मेंबर बन गया। इसका हेडक्वार्टर और सेक्रेटेरिएट है काठमांडू, नेपाल में। ये बेसिक मिनिमम इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए सार्क को यहां पे एशियान से कंपेयर किया गया। इंट्रा रीजनल ट्रेड की बात करें, इंट्रा रीजनल ट्रेड मतलब सार्क की जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके आपस के बीच का ट्रेड। तो सार्क की अगर मेंबर कंट्रीज के
का टोटल ट्रेड देखा जाए, टोटल ग्लोबल ट्रेड देखा जाए, तो उस ग्लोबल ट्रेड का केवल 5% उनका इंट्रा रीजनल ट्रेड है। यानी अगर 100 रुपए का टोटल ट्रेड करती हैं ये सार्क कंट्रीज, तो उसमें केवल 5 रुपए का इंटर रीजनल ट्रेड करती हैं, यानी कि आपस में केवल 5 ही रुपए का ट्रेड करती हैं। वहीं पे ये फिगर अगर आप एशियान देशों के लिए देखोगे तो ये फिगर स्टैंड करता है 25% पे। साउथ एशिया में अगर ट्रेड की बात की जाए तो पोटेंशियल है $67 बिलियन का, बट केवल $23 बिलियन का ट्रेड हो रहा है। ये किसने बोला? ये वर्ल्ड बैंक ने बोला। फिर अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करो दोस्तों, इंट्रा रीजनल इन्वेस्टमेंट, यहां पे इंडिया को ऑथर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप सार्क को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। और सार्क को आगे बढ़ाने की आप कोशिश कैसे कर सकते हो? तो इंट्रा रीजनल इन्वेस्टमेंट को आप प्रमोट करो कि सार्क मेंबर्स आपस में एक दूसरे की कंट्रीज में इन्वेस्ट करें। लेकिन ऑथर की ये जो बात है दोस्तों, यहां पे ये फिट होने वाली है नहीं। चाइना के पास भर भर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं और चाइना उन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू अलग अलग कंट्रीज में इन्वेस्ट करता है। इंडिया के पास भले ही $500 बिलियन के इन्वेस्टमेंट है, बट इंडिया के पास इतना पैसा नहीं है कि वो आसपास की कंट्री में जाके खुलेआम इन्वेस्ट करे। तो इंडिया कभी भी चाइना का अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव में अगले 10 साल होता तो नजर आ नहीं रहा, क्योंकि इंडिया को अपनी खुद की डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज को भी मैन्युफैक्चर करना है। तो वो दूसरी कंट्रीज में जाके इन्वेस्टमेंट करे, ये मुश्किल है। ये मेरा व्यू पॉइंट है। हालांकि ऑथर यहां पे ये बोल रहा है कि भैया इंट्रा एशियन इन्वेस्टमेंट जैसे होती है ना, कि एशियन कंट्रीज आपस में 19% का इन्वेस्टमेंट करती है टोटल इन्वेस्टमेंट का, ऐसा सार्क में भी होना चाहिए। बट ऐसा सार्क में होना मुश्किल है। ऑलरेडी सारे देश गरीब हैं, सबको बाहर से इन्वेस्टमेंट चाहिए, और इन्वेस्टमेंट दे कौन रहा है? चाइना दे रहा है। इंडिया के पास ये काबिलियत नहीं है कि सारे सार्क नेशन में जाके वो इन्वेस्ट कर सके। इंडिया के पास इतना पैसा नहीं है। फिर दूसरी बात है कि आइडियोलॉजिकल चेंजेस को करने की जरूरत है। ऑथर यहां पे ये बोल रहा है, तो जो एंटी पाकिस्तान स्टांस है इसको ठीक करने की जरूरत है। जो इंडियन गवर्नमेंट डरती है कि बांग्लादेश से भर भर के रिफ्यूजी और माइग्रेंट इंडिया में आ जाएंगे, उससे डरना बंद करना चाहिए। तो एक लिबरल और सेक्युलर डेमोक्रेसी की तरफ जाना चाहिए। बट ये भी तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना दोस्तों। पाकिस्तान देखिए क्या कर रहा है, हमारे 2 सीआरपीएफ पुलिस ऑफिसर्स को अरेस्ट करके उनको टॉर्चर कर रहा है। तो इस तरीके के देशों के साथ दोस्ती कैसे कर सकते हो आप ये तो बोल नहीं सकते कि बांग्लादेश से भर भर के माइग्रेंट इंडिया में आने। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इश्यूज है। तो ऑथर के जो भी यहाँ पे व्यू पॉइंट्स है उतने समझ में आ नहीं रहे, बट फिर भी ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप जाके इसको पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपना ये आर्टिकल खत्म कर रहा हूं दोस्तों, वीडियो खत्म कर रहा हूं, बहुत लंबा हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर पेशेंस, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।